बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है। इधर देखिए, एटॉमिक नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देता हूं। उन्हीं दो टर्मिनोलॉजी से मैं एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाऊंगा। मैं इधर सपोज फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस उठा लेता हूं कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस है और इसी सब्सटेंस के ऊपर मैं दो पॉइंट्स को अप्लाई कर देता हूं। पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास ये जगह को घेर लेता है, तो इसके सामने मैंने लिख लिया ऑक्यूपाई स्पेस। कि ये ऑब्जेक्ट जो मैंने उठाई है ये मेरे पास जगह को घेरता है और जगह घेरने के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस। दूसरा पॉइंट मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं और मैं अप्लाई कर देता हूं कि इसका मास भी है, तो मैंने इसके सामने लिख लिया कि हैविंग मास। जैसे ही मैंने इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स अप्लाई कर दी, ये दोनों पॉइंट्स इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो गए, तो फिर जाके जब ये दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर अप्लाई हो गए तो फिर आके मैंने इसी सब्सटेंस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करना है वो क्या इस्तेमाल करूंगा, वो मैटर का इस्तेमाल करूंगा। आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज मैटर, सिंपल अल्फाज में बता दें कि जब भी कोई चीज वजन रख ले और उसका हमारे पास वो जगह भी घेर ले तो उसके सामने हम लिखेंगे कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये जो चीज है, जो सब्सटेंस है, ये मेरे पास मैटर है। अब इधर देख ले, मैं क्या कर देता हूं, मैं इसी मैटर को उठा लेता हूं और इसी मैटर की मैं ब्रेकडाउन कर देता हूं। कि मेरे पास मैंने इसी मैटर को उठा लिया और इसी मैटर की मैंने ब्रेकडाउन कर दी। अभी ब्रेकडाउन करने के बाद मेरे पास क्या चीज हो जाएगा, मेरे पास ये जो मैटर है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इधर सामने मेंशन कर देता हूं कि मेरे पास ये मैटर, इसकी मैंने ब्रेकडाउन कर दी, मैंने तोड़फोड़ कर दी, तो मेरे पास ये इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ये कन्वर्ट हो गया तो मैंने क्या कर दी, मैंने यहां से एक स्मॉल पीस को उठा लिया, यहां से मैंने एक छोटे टुकड़े को उठा लिया। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टुकड़ा उठा लेता हूं और इस टुकड़े की मैं और भी ब्रेकडाउन कर देता हूं। मैं इधर इसके सामने लिख लेता हूं कि इधर यहां से मैंने एक पीस को उठा ली और उसी पीस की मैंने और भी ब्रेकडाउन कर दी और भी उसकी मैंने तोड़फोड़ कर दी, उसको और भी मैंने सिंप्लीफाई कर दी। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास ये जो मैटर है ब्रेकडाउन करने के बाद मेरे पास स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गई। जैसे ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गए तो अभी इन स्मॉल पीसेस के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, इन स्मॉल पीसेस के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि ये मेरे पास और भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने क्या कर दी, मैंने उसी स्मॉल पीस की और भी ब्रेकडाउन कर दी, तो ये मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं इधर इसके सामने लिख लेता हूं कि मेरे पास अभी ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, ये ऐसे टुकड़े बन गए कि इनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद ही नहीं कि वो और डिवाइड हो जाए, फर्दर डिवाइड हो जाए। फर्दर तकसीम होने की एबिलिटी, सलाहियत इन इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब भी मैं किसी मैटर को इतनी दफा डिवाइड करूं कि मेरे पास एक ऐसा टुकड़ा बन जाए, एक ऐसा स्मॉल पीस बन जाए जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, जिसके अंदर ये एबिलिटी, ये सलाहियत मौजूद ना हो कि वो फर्दर डिवाइड हो जाए, तो उसी 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 स्मॉल पीस के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एटम। और एटम को हम डिफाइन करते हैं किस तरह, मैं इसके सामने लिख लेता हूं कि हमारे पास एटम क्या चीज होती है। तो मैं इधर इसके सामने लिख लेता हूं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, कि हमारे पास किसी मैटर का जो स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट जर्रा होता है, उसी के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एटम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसके सामने लिख लिया द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी मैटर का जो छोटा टुकड़ा होता है उसी के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इज कॉल्ड एटम, उसी को हम एटम कहते हैं। अभी इधर देख ले, मैं फॉर एग्जांपल यहां से ये मेरे पास ये एक छोटा टुकड़ा एटम हो गया, ये दूसरा छोटा टुकड़ा, ये मेरे पास दूसरा एटम, फिर ये वाला मेरे पास तीसरा एटम, ये मेरे पास चौथा एटम एंड सो ऑन, ये सारे के सारे मेरे पास एटम बन गए। मैंने यहां से क्या कर दी, यहां से मैंने एक एटम को उठा लिया, एक एटम को उठा लिया मैंने और उसको मैंने जूम अप किया। जूम करने के बाद जब मैंने देख लिया तो मेरे पास एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। यहाँ पे एटम में हमारे पास एक यहां से ये सेंट्रल पोर्शन मौजूद होता है और इसी सेंट्रल पोर्शन के लिए हम केमिस्ट्री के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं,
केमिस्ट्री में इसी सेंट्रल पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? सेंट्रल पोर्शन को केमिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास एक और पोर्शन भी मौजूद है और इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास कौन सा पोर्शन होते हैं? ये मेरे पास होते हैं आउटर पोर्शन। और आउटर पोर्शन ऑफ द एटम के लिए हम केमिस्ट्री के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज शेल। अब इधर देख ले, जब हमने एटम को गौर से देख लिया माइक्रोस्कोप के जरिए से, जब हमने एटम को स्टडी किया तो एटम के अंदर हमारे पास और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद थे। और वो छोटे छोटे पार्टिकल कौन थे बेटा? वो हमारे पास थे प्रोटॉन, एक हमारे पास था प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास था न्यूट्रॉन, और थर्ड वन हमारे पास जो छोटा पार्टिकल मौजूद होता था एटम के अंदर वो हमारे पास होता था इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये तीन ऐसे पार्टिकल्स थे जो एटम के अंदर मौजूद होते थे। जब हमने एटम को डिटेल में स्टडी किया तो ये तीनों पार्टिकल्स हमारे पास एटम के अंदर पाए जाते थे। अब इधर देख लें, क्योंकि ये एटम के अंदर पाई जाती थी तो इसी वजह से इन तीनों पार्टिकल्स के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसको हम कहते हैं कि चूंकि ये एटम के अंदर, ये पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद होते हैं। जब भी कोई चीज किसी चीज के अंदर पाया जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब। तो अब इधर देख ले, ये तीनों की तीनों ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर मौजूद है, तो इसी वजह से मैंने इसके सामने लिख लिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनके लिए हम दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि ये हमारे पास एटम के ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इंतहाई जरूरी है, जो अहम किरदार अदा करते हैं एटम के अंदर। तो मैंने इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया कलेक्टिवली वो मैंने इस्तेमाल किया सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर एटम के अंदर हमारे पास एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, एक हमारे पास आउटर पोर्शन होता है जिसको हमने शेल का नाम दिया। अभी ये जो तीन पार्टिकल्स हमारे पास एटम के अंदर मौजूद होते हैं तो ये किधर किधर मौजूद होते हैं, इनका लोकेशन किधर होता है, मतलब कि ये किधर लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो जवाब बनता है वो ये बनता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये हमारे पास मौजूद होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हमारे पास एटम का कौन सा पोर्शन होता है? जो सेंट्रल, बिल्कुल दरमियान वाला जो हिस्सा हमारे पास होता है एटम का, उसी के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियस का। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये दोनों, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होते हैं। और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं किधर? ये हमारे पास मौजूद होते हैं शेल में। यहां से मैं एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होते हैं प्लस चार्ज। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज नहीं होता तो इसके ऊपर मैंने लिख लिया कि हमारे पास इसके ऊपर जीरो चार्ज होते हैं, मतलब कि चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अब इधर देख, यहां से ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये जो पॉइंट्स लिख ली, इन पॉइंट से मैं एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने जा रहा हूं। इधर देख ले, यहाँ पे मैंने लिख लिया कि हमारे पास ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है और ये एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की जितनी तादाद होती है, किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की जितनी मिकदार होती है, तादाद नंबर होती है, उन तादाद के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर। आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, सिंपल अल्फाज में बता दें कि किसी एटम के न्यूक्लियस में, अभी प्रोटॉन किधर मौजूद होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, तो मैं कह सकता हूं कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं तो वो उसका जो वैल्यू बनता है वो हमारे पास क्या होगा, वो उसी एटम का एटॉमिक नंबर बनेगा। मैं इधर इसका डिफिनीशन लिख लेता हूं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या चीज है, तो मैं इधर लिख लेता हूं, डिफिनीशन लिख लेता हूं कि हमारे पास इसका डिफिनीशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद। और प्रोटॉन किधर होते हैं बेटा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन किधर होते हैं, प्रोटॉन हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस में। तो मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। अभी न्यूक्लियस किधर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये न्यूक्लियस ये एटम का एक पोर्शन होता है जो सेंट्रल पोर्शन है। इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। आप लोगों से किसी ने पूछ लिया
कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो बस ये वाला डिफिनेशन आप लोग बता दे कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितनी तादाद में प्रोटॉन्स होती है उसकी उसी तादाद को हम कहते हैं कि हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर बन गया। यहां से एक पॉइंट में आप लोगों को क्लियर कर दूं, इधर देखिए, एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं। इस टॉपिक के लिए हम ये वाला वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम प्रोटॉन नंबर क्यों कहते हैं बेटा, इधर देख ले, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसके लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया, दैट इज प्रोटॉन नंबर। यहाँ पे मैं तीसरा वर्ड भी इधर मेंशन कर लूं कि एटॉमिक नंबर के लिए हम ये तीसरा वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर, एटॉमिक नंबर के लिए हम ये दोनों लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी हम कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए हम आइडेंटिफिकेशन नंबर लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्यों इस्तेमाल करते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जब हम कहते हैं, इधर देख ले, हम कहते हैं कि 8, तो यहाँ पर देख ले, मैंने जो ये 8 कह दी, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद है। तो यहाँ इन 8 से, तादाद से मेरे पास ये पॉइंट डायरेक्टली क्लियर हो जाते हैं कि इधर 8 जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को। अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल 1, तो 1 से मुराद है कि ये किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद है। अब जब मैं कहता हूं कि 1, तो डायरेक्टली लोगों की समझ में आ जाती है कि 1 से मुराद हाइड्रोजन एटम है। जब मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल, मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास है 6, तो 6 से डायरेक्टली हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ये कौन सी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से, चूंकि इन वैल्यू से, इन नंबर से, एटॉमिक जो नंबर है या प्रोटॉन की जो तादाद है, उनकी नंबर से हम किसी एटम को, हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, हम किसी एलिमेंट की निशानदेही करते हैं, मालूम कर देते हैं। तो इसी वजह से एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इधर देख ले, एटॉमिक नंबर को हम शॉर्टली, हमारे पास इनके सेकंड नेम्स है, तो मैं इसके सामने लिख लेता हूं कि हमारे पास इसके सेकंड नेम्स है। अब इधर देख ले, हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है ये रिप्रेजेंट होता है Z से, कैपिटल Z से हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूं कि एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर एटॉमिक नंबर में कहीं पे भी हमें Z नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम एटॉमिक नंबर को Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों हम Z से एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं? ये याद रखना, एटॉमिक नंबर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था और उसी साइंटिस्ट का नाम था हेनरी, उसी साइंटिस्ट का हमारे पास नाम था हेनरी मोसले, उसी साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने 1913 में आके एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन करवाया था। 1913 में हेनरी मोसले ने आके एटॉमिक नंबर का कांसेप्ट दिया था। अब इधर देख ले, उसी वक्त एटॉमिक नंबर की बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल होता था, जो हेनरी मोसले जो लफ्ज इस्तेमाल करवाता था एटॉमिक नंबर की बजाय, वो हमारे पास होता था एटॉमिक जहर, एटॉमिक जहर। अब इधर देख ले, एटॉमिक जहर हमारे पास यहाँ पे, ये जहर जो है ये जर्मन वर्ड है, ये हमारे पास जर्मनी का एक वर्ड है। तो मैं इसके सामने लिख लेता हूं कि हमारे पास जर्मन वर्ड है, और जर्मनी में जो ये जहल है ये तादाद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जहल हमारे पास ये जर्मन वर्ड है, और जर्मनी में हम ये जो जहल लफ्ज है ये इस्तेमाल करते हैं नंबर के लिए। तो 1913 में जब हेनरी मोसले ने आके एटॉमिक नंबर का कांसेप्ट दिया, तो उसी वक्त से लेकर 1913 से लेकर 1915 तक ये हमारे पास एटॉमिक नंबर नहीं था, ये एटॉमिक जहर था। तो उसी वक्त से हमारे पास चूंकि इधर जहर इस्तेमाल हुए, तो इधर इसका जो ये जिड है ये उठा के इसकी रिप्रेजेंटेशन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। फिर हमारे पास 1915 तक ये एटॉमिक जहर था। मैं इधर लिख लेता हूं कि 1915 तक, 1913 से लेकर 1915 तक ये एटॉमिक जहर था।
लेकिन बाद में हमारे पास ये एटॉमिक ज़हल, क्योंकि ज़हल ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर को मेंशन कर देते हैं, इसका जो अपना मीनिंग है जर्मनी में ये ज़हल इस्तेमाल करते हैं हम नंबर के लिए। तो फिर हमारे पास ये एटॉमिक ज़हल जो है ये कन्वर्ट हो गया, इसके बजाय हम इस्तेमाल करते थे किस चीज को, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे, या एटॉमिक नंबर हम वर्ड इस्तेमाल करते थे एटॉमिक ज़हल के बजाय। अब इधर देख लें, मैं फॉर एग्जांपल सपोज कर लेता हूं मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 6 है। अब इधर 6 से क्या मुराद है कि कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन की जो तादाद है वो कितनी है, वो 6 है। मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहां से मेरे पास ये पॉइंट क्लियर कर हो जाता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 1 है। मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद है वो कितनी है, वो 8 है। सिंपली अगर मैं बता दूं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या चीज है, एटॉमिक नंबर हमारे पास एटम की, किसी एटम की न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जितनी तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर।